बैक एवरीवन, दिस इज राहुल। आई एम बैक इन अदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप दो नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हो अपने सी प्रोग्रामिंग में। तो आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे कि आपको कोई दो नंबर दिया गया है और आपको पता लगाना है कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है उन दो नंबर्स का। तो ये सॉल्यूशन का आज हम लॉजिक देखेंगे कि किस तरीके से आपको इसे जो है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक आईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आपने इसका यूज़ पहले नहीं किया तो आपको बता दूँ, ये एक आईडी होती है जिसमें अपने कोड को जो राइट करते हैं। तो अगर आपने ये इंस्टॉल नहीं किया तो आप इससे पहले इंस्टॉल कर लो, या फिर आपका दूसरा भी है तो आप उस पर भी कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप VS कोड इंस्टॉल कर लो, क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और आपको ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपके प्रोग्रामिंग करियर के लिए। तो मैं इस आईडी का इस्तेमाल करने वाला हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर जो है कोड लिखूँगा। तो सबसे पहले पता लगाते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। देखो, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है। सपोज करो मैंने दो नंबर लिए 4 और 12। अब मुझे 8 और 4 नहीं 8 लेता हूँ मैं यहाँ पे। वैसे 4 भी ले सकता हूँ, चलो 4 ही लेते हैं। मैंने लिया 4 और 12। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि 4 और जो ये 12 है दोनों दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। डिविजिबल बाई 2 है ना, डिविजिबल बाय 2। ये दोनों दोनों डिविजिबल बाई 2 है। और मुझे अब चेक करना है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं दो तो हाईएस्ट है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए मेरे को एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 से 12 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 डिवाइड नहीं होगा। तो फिर मैं एक डिजिट और आगे जाऊँगा 4। तो देखो 4 से जो है 4 भी डिवाइड हो रहा है और 12 भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर 4 क्या है, 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब आप पूछोगे कि मैं 4 से आगे क्यों नहीं गया। तो देखो, अगर आप 4 से आगे जाओगे 5 पे, तो 5 से ना ही 4 डिवाइड होता है ना ही 12 डिवाइड होता है। तो इसलिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होगा इन दोनों का, 4। तो इसीलिए डिविजिबल बाई 4 यहाँ पर हमारा जो है एचसीएफ होगा। तो हमें यही लॉजिक पहले, इसी लॉजिक को फॉलो करके हम जो है प्रोग्राम लिखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। तो देखो, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, ये कुछ डिविजिबल टेबल है, यहाँ पे डिवाइड टेबल है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो मेरा 30 है ये मेरा यहाँ पर क्या है, ये मेरा है डिवीज़र। डिवीज़र आपको पता है, डिवीज़र जिसे डिनोट करता हूँ मैं DI से। और ये है मेरा डिविडेंड 42। अब मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको पहले ही पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें छोटे क्लासों में बताया जाता है। तो ये है मेरा डिविडेंड और ये है मेरा क्वेश्चन जिसे डिनोट कर रहा हूँ Q से, और ये है मेरा रिमाइंडर R। ठीक है, अब हमें इन चीज़ को फॉलो करना है। अब आपको एक चीज़ पता है कि जब भी हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो हमारा जो न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि न्यूमिनेटर जो है वो हमेशा ही डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ऐसा ऐसा क्यों होता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे अपना डिनोमिनेटर को जो है 10 कर दूँ और न्यूमिनेटर को मैं यहाँ पे 5 कर दूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं डिनोमिनेटर को 10 कर दूँ और न्यूमिनेटर को 5 कर दूँ, अब मैं फिर इनका डिवाइड निकालूँ, तो देखो डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा। मेरे को यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा पहले, फिर पॉइंट आएगा बीच में, फिर यहाँ पर आएगा 5, ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा 0, देन यहाँ पर आएगा 50, तब जाके डिवाइड हुआ और डायरेक्टली यहाँ पर मेरे को 0 मिल गया। अब आप एक चीज़ देखो, 10 50 को डिवाइड कर सकता है। पहले मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था 10, 5 है ना, ये था मेरा। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है। इन दोनों का हाईएस्ट फैक्टर सिर्फ एक है, जो कि है 5। लेकिन अगर मैं 10 को अगर नीचे कर दूंगा और इसको कुछ इस तरीके से कर दूंगा, तो अब इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 10। ये देख लो, ये आया ना 10। तो क्या इसका कॉमन फैक्टर 10 हो सकता है। क्या 10 5 को डिवाइड कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। करेगा तो पॉइंट में करेगा। तो इसीलिए हम जो है हमेशा अपने न्यूमिनेटर को जो है बड़ा रखते हैं डिनोमिनेटर से। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम न्यूमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि आपका न्यूमिनेटर हमेशा जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। तो ये बात हमें पता लग गई। तो हमें सबसे पहले अपने प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, यूज़र को जो दो वैल्यूज़ दी गई है, यानी कि जो हम दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने हैं, सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उन दो नंबर में एचसीएफ जो हम निकाल रहे हैं जिनका, उनमें न्यूमिनेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है। तो पहले इसका लॉजिक हम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी पहले बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। देखो, अब मुझे पता है कि मुझे ना यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को पता लगाना है। तो मैं इंटीजर वेरिएबल बनाऊंगा। सबसे पहले दो वेरिएबल बनाऊंगा, a, b, जो कि हम यूज़र से एंटर करवाएंगे, ठीक है। और एक वेरिएबल होगा मेरा न्यूमिनेटर नाम से, जैसे मैं न्यू में नाम डाल रहा हूँ, और एक डिनोमिनेटर नाम से होगा, डिनो नाम से।
और हम निकाल रहे हैं LCM और HCF। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे यूज़र को सिंपली मैसेज पॉप कराना है कि एंटर नंबर फर्स्ट, एंटर नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे यूज़र को मैसेज किया कि नंबर 1 डालिए। स्कैनर फंक्शन के यूज़ करके मैं यहाँ पे जो है पहली वैल्यू यहाँ पे यूज़र से ले लूँगा %a सेमीकोलन। फिर मैं यहाँ पे इन दोनों को कॉपी लाइन डाउन करूँगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको VS कोड इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, आपको कोड लिखने में काफ़ी ज़्यादा तो परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, अब मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा लेता हूँ जैसे कि आपको पता ही है। तो VS कोड में यहाँ पे गेट CS नहीं चलता, तो मेरे को CLS लगाना पड़ेगा जो कि है क्लियर स्क्रीन, और ये हमें मिलता है हमारी stdlib की हेडर फाइल। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल प्रोग्राम लिख दिया यहाँ पे। अब देखो मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो डायरेक्टली ये प्रोग्राम जो सिर्फ यूज़र से 2 वैल्यूज़ लेगा इनपुट के तौर पे। देखो यहाँ पर मुझे मैसेज प्रिंट हो गया एंटर नंबर फर्स्ट, तो ठीक है मैं डालता हूँ 12 और डालता हूँ यहाँ पे एंटर नंबर सेकंड जो कि है मेरा 122। ठीक है, प्रोग्राम एंड। तो इतना काम हमने कर लिया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें फाइंड करना है कि न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है। तो इसके लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इफ एल्स लगाएंगे और चेक करेंगे कि जो यूज़र ने A वैल्यू डाली है अगर वो B से बड़ी है। हम यहाँ पे अपनी अजम्पशन लगा रहे हैं, अगर A B से बड़ी होगी तो न्यूमरेटर क्या होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर होगा A और डिनोमिनेटर होगा B। न्यूमरेटर A डिनोमिनेटर B। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो न्यूमरेटर क्या होगा मेरा, न्यूमरेटर होगा B और डिनोमिनेटर होगा मेरा A। ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को फाइंड किया। हमें पता है कि न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है, तो हमने यहाँ पे इज्यूम कर लिया कि A हमारा न्यूमरेटर है और A बड़ा है, तो हमने न्यूमरेटर को A कर दिया और डिनोमिनेटर को B कर दिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो सिंपली न्यूमरेटर के अंदर B की वैल्यू आ जाएगी या डिनोमिनेटर के अंदर A की वैल्यू आ जाएगी। आपको इतना समझना है बिल्कुल कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड किया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। अब देखो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है। अब देखो जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब भी हमने डिवाइड कराते हैं, देखो जैसे कि मेरा न्यूमरेटर क्या था, मेरा न्यूमरेटर था यहाँ पे 42 और डिनोमिनेटर था 32। जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर से काम लेना है। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन क्या आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ रिमाइंडर से काम है। यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर आया 12, ये रिमाइंडर मेरा बन जाएगा नया डिविज़र, और जो ये मेरा पुराना डिविज़र था ये बन जाएगा डिविडेंड। अब एक आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ जो आपकी हेल्प करेगा। अब हमेशा याद रखना कि जो डिविज़र है, डिविज़र हमेशा ही छोटा होगा डिविडेंड से और डिविडेंड बड़ा होगा। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है मेरा 30, डिविडेंड हमेशा ही बड़ा होगा और डिविज़र हमेशा छोटा होगा HCF के केस में। ठीक है, किसी केस में HCF के केस में। तो हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है, आप खुद बताओ, न्यूमरेटर कौन है 30 और डिनोमिनेटर क्या है 12। अब आप एक चीज़ बताओ कि अगर आपको मैं कहूँ कि न्यूमरेटर के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, तो आप बोलोगे न्यूमरेटर के अंदर आएगी 30, और 30 क्या है, 30 यहाँ पर इसका क्या है डिनोमिनेटर। सिंपल सी चीज़। तो हम यहाँ पर पहले रिमाइंडर निकालेंगे। तो इसके लिए मुझे याद आया कि मैंने रिमाइंडर नाम का वेरिएबल नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पे एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा रैम नाम से। ठीक है, अब देखो अब मैं इस रिमाइंडर के अंदर रिमाइंडर स्टोर कराऊंगा। कौन सा रिमाइंडर स्टोर कराऊंगा, उसके अंदर मैं ये वाला रिमाइंडर स्टोर कराऊंगा, ये R वाला, ये R पहला रिमाइंडर जो है इसको स्टोर कराऊंगा, और यही हमारी हेल्प करेगा आगे के लिए। रिमाइंडर कैसे स्टोर कराऊंगा, मैं जो पहले न्यूमिनेटर है मेरा उसको मैं डिवाइड कराऊंगा डिनोमिनेटर से। आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं यहाँ पे रिमाइंडर को स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इतना काम हमने कर दिया। अब मैं इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इतना आपको क्लियर हो गया बिल्कुल ही कि मैंने यहाँ पे रिमाइंडर जो मेरा 12 था, मेरा ये जो रिमाइंडर 12 था वो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब मैं बार बार तो ये स्टेप्स नहीं लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करूंगा। अब देखो मैं यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कितने इटरेशंस लगेंगे इनको। तो सिंपली मैं यहाँ पर वाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वाइल लूप कंडीशन डालूंगा जब तक रिमाइंड क्यों करा मैंने वो बताता हूँ आपको। रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, ये मैंने क्यों किया। अब देखो बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले आपको बता दो रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू मैंने 0 क्यों किया यहाँ पे। अब देखो
ये आपको यहाँ से लेके, यही देखो मैं जहाँ से मैंने चेक मारा, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक रिमाइंडर 0 मिला? नहीं मिला। आपको रिमाइंडर कहाँ मिला? यहाँ पर। और रिमाइंडर मिलते ही हमें क्या मिल गया? हमारा HCF। रिमाइंडर मिलते ही हमें हमारा मिल गया HCF। तो मैंने यही कहा कि जब तक मेरा रिमाइंडर 0 के बराबर ना हो जाए तब तक इस लूप को चलाते रहो। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वाइल रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 लिखा, इसलिए तब तक ये लूप चलेगा जब तक मेरा रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना हो जाए। अब मैंने आपको क्या कही थी कि जब पहली बार लूप चला मुझे रिमाइंडर मिल गया 12। ठीक है, इस रिमाइंडर के अंदर 12 आ गया। अब देखो, अब ये 12 क्या है? अब ये 12 बन चुका है डिवीज़र, और ये 30 जो था पहले वाला वो बन गया है डिविडेंड। अब आप मुझे इसे बताओ, मैंने पहले पूछा था आपसे क्वेश्चन कि इन दोनों में न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है ना? इसको छोड़ देते हैं। तो 1 मिनट। अब आप मुझे बताओ कि इस 12 में से और इस 30 में से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कौन है? बिल्कुल सही कहा आपने, न्यूमरेटर है 30 और डिनोमिनेटर है 12। तो देखो न्यूमरेटर क्या है? 30, और 30 क्या था? डिवीज़र, और डिवीज़र क्या था पहले? डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ पे न्यूमिनेटर के अंदर न्यूमो इक्वल्स टू डेनोमिनेटर, जो न्यूमिनेटर का जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने स्टोर करा ली। अब इसके बाद क्या होगा? अब हमारे डिनोमिनेटर क्या होगा? अब देखो डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर ये होगा हमारा, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा है सबसे। और ये क्या है डिनोमिनेटर? ये क्या था पहले? ये रिमाइंडर था ही पहले। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर इक्वल्स टू रैम। इतनी बातें समझ में आई आपको? मैंने रिमाइंडर क्यों लिखा है? आप डिनोमिनेटर इक्वल्स टू रिमाइंडर क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सबसे छोटा होता है, इसलिए डिनोमिनेटर तो हमारा सिंपल सी बात है 12 ही होगा। लेकिन 12 क्या है एक्चुअली में? 12 क्या है? हमारा रिमाइंडर। 12 हमारा क्या था? रिमाइंडर, जो कि इस रैम की वैल्यू में स्टोर था। तो 12 हमने यहाँ पर कर दिया। अब देखो, अब हमारे पास न्यूमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर है। अब हमें रिमाइंडर मिल जाएगा यहाँ से। रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? न्यूमिनेटर मॉडुलस डेनोमिनेटर सेमीकोलन। अब जब तक ये वाला रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक ये वाला लूप चलता रहेगा। इसीलिए मैंने इस रैम को यहाँ पर लिखा, और इसी रैम को कंपेयर करेगा इस कंडीशन के अंदर। तो जब ये वाला रैम जो मैंने अभी हाईलाइट कर रखा है, जब ये रैम 0 हो जाएगा, तब मेरा लूप बाहर आ जाएगा। दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर मेरा 0 हुआ, मेरा लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल, और लूप के बाहर जो भी लाइन्स है वो एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगी। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हमें देखो HCF निकालना है। तो HCF का नाम का जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? खुद बताओ, इसको देखते हुए बताना। देखो हमारे यहाँ तक अब रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर भी 0 आ चुका है। अब हमारा HCF क्या होगा? अब बताओ, इसमें से 6 और 12 में से न्यूमिनेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है? तो आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे 12 क्या है? 12 हमारा न्यूमिनेटर है, और 6 क्या है? हमारा डिनोमिनेटर है। और डिनोमिनेटर क्या है? ये डिनोमिनेटर होने के साथ क्या है? ये क्या है? रिमाइंडर है। तो हम सिंपल, और डिनोमिनेटर के अंदर हमारी कौन सी वैल्यू है? रिमाइंडर की। फिर से देखो, ये जो 6 है ये बेसिकली है क्या? 12 तो न्यूमिनेटर है और 6 डिनोमिनेटर है, और 6 ही हमारा HCF है। तो डिनोमिनेटर और 6 साथ साथ रिमाइंडर भी है। तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा? डिनो को स्टोर कर लेना है। बस ये हो गया हमारा HCF। और एलसीएम के लिए हमें क्या करना है? एलसीएम के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, पैरेंथेसिस मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि प्रेसिडेंस की बात आती है डिवाइड ऑपरेटर में और मल्टीप्लिकेशन में, /HCF। सिंपल सी बात, ये हमारा एलसीएम निकल गया। मैं प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, लिखूँगा HCF इज %d, HCF of %d and %d is %d। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में आएगा A, B, HCF। ठीक है, और सेकंड में क्या होगा? LCM और %d एंड %d इज, यहाँ पर LCM। ओके। अब मैं फिर से कोड को फॉर्मेट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, मेरा कोड जो है फॉर्मेट हो जाएगा।
तो कुछ इतनी लाइन्स हमने यहाँ पे 31 लाइन्स ऑफ कोड ली हमने लिखने के लिए। अब देखो मेरा प्रोग्राम यहाँ पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ तो आप देखोगे कि जब मैंने 30 और 42 लिया तो मेरा HCF आया 6। तो देखते हैं क्या हमारा HCF 6 आता है। तो मैंने पहला नंबर लिया 30, दूसरा नंबर लिया 42। अब देखो ये खुद ही पता लगा लेगा कि डिनोमिनेटर कौन है न्यूमरेटर कौन है और हमें HCF मिल जाएगा। देखो HCF ऑफ 30 एंड 42 इज 6, LCM ऑफ 30 एंड 42 इज 210। देखा आपने, तो हमें यहाँ पे HCF भी मिल गया और LCM भी मिल गया। तो इस तरीके से आप सिंपली फाइंड कर सकते हो। देखो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप इस प्रोग्राम को बना रहे हो और आपको फिर भी नहीं प्रोग्राम समझ में आया तो आप इस वीडियो को देखो और इस कोड को फॉलो करो ड्राई रन मेथड्स, यानी कॉपी लो पेन लो करके देखो खुद कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हो रहा है। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बेसिकली स्टेप्स क्या फॉलो हुए हैं यहाँ पे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और फिर भी कोई परेशानी होती है तो कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपको दिन शुभ रहे। बाय बाय, वंदे मातरम।